अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ये तमाम डेवलपमेंट सबसे कुछ देर पहले वो कल्मिनेट हो गई हैं, पहुंच गई हैं उस नुक्ते पे कि अब समझ आ गया कोर्ट के अंदर हुआ क्या। रात को 1:45 बजे के करीब नोटिफाई कर दिया कि जनाब परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। ये मामला अदालत में गया हुआ था, वहां पे कानूनी निकात पे बात हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आज ये रही है कि एक अंडरटेकिंग दी है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, वजीर आला पंजाब ने, कि अगर गवर्नर का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन खत्म करती है अदालत तो मैं असेंबली नहीं तहलील करूंगा। ये क्यों दी है उन्होंने और ये क्या टेक्निकल अंडरटेकिंग है, इस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन गवर्नर साहब ने जो कल इकदाम किया था उस पर तो ये कहा जा सकता है कि कल को ये मामला कोई भी गवर्नर करना शुरू कर दे। विफाक में एक हुकूमत बैठी हो, अपना गवर्नर लगाए, और सूबे के अंदर किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, गवर्नर साहब सिर्फ बैठ के ये देखा करें कि किसको बुखार चढ़ा हुआ है, 2-3 लोग नीचे ऊपर हुए हैं, कोई बाहर गया है, किसी को कोई मसरूफियत है, नंबर पूरे नहीं होंगे, वो कहे जी अभी एतमाद का वोट लेना है, वोट लें, नहीं तो आपको मैं डी नोटिफाई करने लगूंगा, और यूं करके नोटिफाई कर दें और डी नोटिफाई कर दें, आप वजीर आला हटा दें। आप यही काम फिर वहाँ पे सदर कर सकते हैं बैठ के विफाक के अंदर। तो इन सब मामला के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर सर उठाने लगी है। इस्लामाबाद जैसे वेल सिक्योर्ड, बल्कि बेस्ट सिक्योर्ड शहर के अंदर खुद कुछ धमाका हो जाना, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, किसकी जिम्मेदारी है, कुछ इस पर बात करेंगे। और फिर अगेन इमरान खान का जो प्लान सब इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि वो बेसिकली नेक्स्ट इलेक्शंस चाहते हैं, जल्दी इलेक्शंस चाहते हैं। किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ताहिर मलिक साहब एज यूजुअल मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। मलिक साहब मज़ा आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग आज ये तमाशा 3-4 दिन से लगा हुआ है। अच्छा, हर बंदे को कानूनदान बना दिया जनाब। वो एक होता है ना, वो चिंगची जिस तरह रिक्शा होता है, आप उसमें बैठे होते हैं, आपको लग रहा है जैसे बड़ी कुछ स्पीड से मैं जा रहा हूँ, हवा आ रही है, चेंजेस आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आधे घंटे में तुम पूछते हो वहीं के वहीं खड़े हैं। सारी जंगो जदल के बाद नतीजा क्या निकला कि परवेज इलाही पंजाब का CM है, वो वहीं का वहीं है, सब कुछ वहीं का वहीं है। हो क्या रहा है मुझे बता दें, ये मैं उस शहर की आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। लाहौर जो इस वक्त दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, उसमें अभी तक हम 1 महीने से 15 दिन से ये बहस कर रहे हैं कि इसकी असेंबली टूटेगी कि नहीं टूटेगी। वो मजाक है। मेरी बात सुने आप, ये हो क्या रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही। 12 करोड़ आवाम का सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का मजाक उधर ये चल रहा है कि जनाब अब ये वजीर आला आएगा, वो आएगा। और माजरत के साथ इस वक्त जो विफाक का रोल है इस सब मामले के अंदर, अगर आपको किसी तौर पे मैं एक कमेंट करूंगा, एक कमेंट। मुझे लगता है कि ये इसमें सबका रांझा राजी है, सबके मजे लगे हैं। देखिए सब कौन है, सब मैं बताने लगा ना। इमरान खान साहब कहते हैं जी असेंबली तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दी। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं जी असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, उन्होंने भी बचा लिया। वफाक कह रही है जी कि हम आपको एक ऐसी हुकूमत देना चाह रहे हैं जो बड़ी आइडियल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें सबके मजे हैं सिवाय अवाम के। अवाम की ना आवाज़ है, ना उनका मसला है, ना उनके लिए कुछ हो रहा है। और मैं ईमानदारी से समझता हूँ सब के सब विन विन है। देखें परवेज इलाही की भी इज्जत रहेगी। इज्जत क्या रहेगी कि वो फिर CM का CM, क्योंकि खान साहब ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हुआ क्या, मुझे आप बता दो हुआ क्या है। हुआ ये है सर, हुआ ये है कि कुछ भी अगर अदालत ने आज गवर्नर का वो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो इसका मतलब है कि उनकी जो लीगल विजडम थी वो गलत थी। उनके लीगल जो बैटल चल रही थी उसमें PMLN को जो लोग मशवरे दे रहे थे, ये कानूनी मशवरे दे रहे थे, वो शायद गलत थे। नहीं, अदालत ने इस पर भी कोई बात नहीं की। मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। मैं कई आईनी माहिरीन से मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। मुझे बताया मैं किधर जाऊँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करता हूँ, ये हमारे साथ कानूनदार आएंगे, मैं उनसे भी ये बात पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे अपने तौर पर एक तालिब इल्म होने के तौर पर मैं ये रख सकता हूँ। एक विजडम होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था कि कल को आपका गवर्नर, किसी भी सूबे का गवर्नर उठ के वो सिर्फ बैठ के देखता रहे दूरबीन लगा के कि 4 बंदे गायब हुए हैं इस वक्त, जो है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स है वो पूरे नहीं हो सकते, वो कहे जनाब एतमाद का वोट लें, एट 1600 आवर्स आपने लेना है और तब तक आपने पूरा कर देना, 6 घंटे दे, और ये करके हुकूमत वजीर आला फारिग कर दे। इफेक्टिवली हुकूमत ही फारिग कर दी ना आपने, कैबिनेट फारिग कर दी। तो ये उसके अंदर जब ये कहा गया है कि एक सूटेबल टाइम दिया जाएगा, सूटेबल टाइम मंजूर भट्टू साहब के केस के अंदर डिसाइड हुआ है कि वो 10 दिन है। ये कहते हैं कि ये केस जो है ये यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता। अब अदालत का फैसला, एक जजमेंट है। दूसरी तरफ भी तो देखे ना अकबर, एक लेकिन नहीं आज विजडम तो होती है। नहीं यार, विजडम में गवर्नर का ये काम होता है। विजडम की माँ क्या है? विजडम की माँ है जमहूरियत, जमहूरियत की माँ अक्सरियत। आज आप असेंबली में बैठे हैं ना, और तुसी कंपनी की मशहूरी ऐसे को जी 186 बंदे तो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, कौन सी तादाद की बात कर रहे? इसका मतलब है दाल
में काला दोनों जगह पे है। आपके पास भी 186 लोग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मार पड़ी है 186 का, वैसे मैं आपको बता दूं जो भी है, मेरा सवाल ये है कि मार पड़ी है जमहूरियत को, मार पड़ी है वोट को, मार पड़ी है पाकिस्तान की अवाम को, मार पड़ी है पंजाब को, ना सारे ने मजे लगे हैं। बात ठीक है। अच्छा जी, एक ओवरऑल जो इस वक्त काउंट चल रहा है उसके हवाले से ये कहा गया अभी फवाद चौधरी की तरफ से कि हम एतमाद का वोट लेंगे। वो जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी मंजूर वट्टू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर आला पंजाब है, सीनियर सियासी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया वट्टू साहब आती है। इस वक्त जो पोजीशन बनी आपका जो केस था मंजूर वट्टू वर्सेस फेडरेशन, उसका बार बार जिक्र किया गया, स्पीकर ने अपनी रूलिंग में उसका जिक्र किया, कोर्ट के अंदर मामला रहा, वहां पर ये जो भी सूरत हाल बनी है, इसका सियासी वे आउट आप क्या समझते हैं? आप खुद इस तरह के प्रेडिकेमेंट से गुजर चुके हैं एक दौर के अंदर, आपको क्या लगता है परवेज इलाही साहब को और इमरान खान को क्या आगे राह लेनी चाहिए? देखिए जी, ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो इस किस्म की नहीं है कि कोई कंप्रोमाइज पे बात हो जाए या ये बैठने के काबिल हो, आपस में बैठ जाए और बैठ के मसले को हल कर ले। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे सियासी अकाबरीन जो है वो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है और मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, मेरे खिलाफ गवर्नर राज लगा और गवर्नर जो है वो सरदार फारूक खान लगारी साहब ने लगाया। जी जी। और इसलिए लगाया कि वो चाहते थे हल्दी बेटी बेनजीर साहब की गवर्नमेंट को तोड़ना। जो उन्होंने गवर्नर राज मेरे खिलाफ लगा के 3-4 महीने के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट तोड़ दी। और वो मेरी गवर्नमेंट इसलिए तोड़ना चाहते थे कि एक मजबूत सूबाई हुकूमत होते हुए वो बेनजीर साहब के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते थे या कार्रवाई उनकी कामयाब नहीं हो सकती थी। वो या मखदूम अल्ताफ को लाना चाहते थे पंजाब में। जी ठीक है। उन्होंने मेरे खिलाफ उन्होंने गवर्नर को लिखा और गवर्नर ने जो है वो। तो वट्टू साहब, जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें आपको वे आउट नजर नहीं आ रहा? आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप मतलब आपकी पॉलिटिकल जो आपका करियर है उसमें आपने बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल की हैं और बड़ा खुशउस्लूबी के साथ वो एक ऐसा सूरत हाल जिसका सोल्यूशन अपेरेंटली नजर नहीं था आ रहा, सोल्यूशंस निकलते रहे, लेकिन इस सूरत हाल में आपको सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा? इस सूरत हाल जो है वो बातचीत करने की तो है नहीं, डायलॉग से निकल गई बात। अब तो कोर्ट का फैसला है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद दोनों फरीकैन को करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मंजूर वट्टू साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ माहिर अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। एक तो थोड़ी सी हमारी भी रहनुमाई कर दें कि ये जो अंडरटेकिंग दी है वो कहते हैं कि ये टेक्निकल गारंटी है। ये टेक्निकल गारंटी क्या होती है और अदालत ने क्यों मांगी है ये टेक्निकल गारंटी या किसी भी किस्म की गारंटी कि आप अगर हम डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हैं तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन मना नहीं कर रहा तो अदालत किस तरह से उसको मना करवा सकती है? अजहर सिद्दीक साहब दोबारा राब्ता करते हैं, मेरा ख्याल शायद उन तक आवाज अभी पहुंच नहीं रही है। वो नंबर्स का मैं सिर्फ एक छोटा सा ही बताना चाह रहा था। जरूर बताएं। 186 वोट्स दरकार है। जी जी। उन 186 में से 2 तो लोटे हो गए, एक मसूद चौधरी साहब हैं और दूसरे दोस्त मजारी साहब हैं, वो वोट नहीं देंगे। एक खातून के बेटे की तबीयत खराब है, वो दुबई में है, और एक और खातून है वो मुल्क से बाहर है। 4 लोग ये हो गए, पीछे रह गए 186 जो दरकार हैं। परवेज इलाही साहब खुद उसमें वोट नहीं कर सकते, तो 185 हैं। तो अब उन दोनों में से एक खातून को या फिर 2 कोई लोटों में से किसी एक को मनाना जरूरी है इस वक्त। नहीं तो ये एतमाद का वोट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ले लें तो ये आपके ख्याल में क्या सूरत-ए-हाल बनेगी? ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है ना। मेरा आर्गूमेंट ये है कि आप जो ये सारा कुछ कर रहे हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मुझे तो अभी तक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कुछ समझ ही नहीं आ रही कि एक जिस बंदे की हुकूमत है, हु इज़ द हेड ऑफ पीटीआई, उसका नाम इमरान खान है, वो मुझे पिछले हफ्ते कहा कि 23 को मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। आज वो वज़ीर आला जो है, मैं आपको एक नए कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं सियासत को सियासत समझना चाह रहा हूँ। एक बंदा मेरा सीएम कह रहा है जिसकी पार्टी वो कह रहा है मैं 1 मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा। ये असेंबली आपकी इमानत है, उसी को रोकने के लिए तो सब यार मेरा जानेमन मेरा सवाल ये है कि ये राइट तो वोटर का है, ये तो असेंबली का राइट है कि वो असेंबली तोड़े या ना तोड़े। मेरा आपसे जो सवाल है वो मेरा ख्याल है आप मेरा पॉइंट नहीं समझ। मेरा सवाल है कि क्या जमहूरियत अदालत में फैसला करेगी? ये तो बहुत बड़ी मौकरी है जमहूरियत की
पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा फेलियर है। मेरा ये सवाल है। भट्टू साहब जैसा जीरक सियासतदान बड़ी बड़ी सिचुएशंस उन्होंने सॉल्व की हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि चक्कर ही कोई नहीं है। मगर अकबर सवाल ये है कि यार तुम्हारी उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये 90s का वाकया जो भट्टू साहब ने बताया, और मेरे लिए कितना तकलीफ देता, 35 साल 30 साल के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 1 इंच आगे नहीं गए। बिल्कुल, अब अंदाजा लगाएं यार। बल्कि वो चौधरी अल्ताफ साहब को जो जिक्र कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस पर रेंजर्स भिजवा दिए थे उस दौरान। नहीं, आप मुझे निकालने के लिए दुनिया में अगर आप किसी को ये बताएं कि यार जिसने लॉ बनाना, ये लफ्ज क्या है लॉ में, सब आ गए साथ, उनसे पूछें कि ये किधर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदर सिद्दीक साहब, वक्त दिया आपने। ये फरमाएं कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अदालत ने जो गारंटी मांगी है, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ पूछना चाहता हूं कि गारंटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अलाउ कर रहा है कि एतमाद का वोट अगर मांगा जाए आप असेंबली तहलील कर सकते हैं, अदालत ने किस विजडम के तहत ये गारंटी मांग ली और दे भी दी गई कि जनाब आप करें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल, हम तहलील नहीं करेंगे असेंबली। अदर साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब ने जो एक बात कही ना कि 90s की सियासत में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। पहली तो बात है, नजर आ रहा है कि जो किसी ने को काम करना था वो काम उन्होंने कर लिया। असेंबलियां तहलील होने से रोकनी थी, वो रुक गई। यानी कमो बेश जो दिसंबर में फैसला होना था, 11 जनवरी तक तो असेंबलियां तहलील, फिर आगे केस बहस होगा, आर्गू होगा, मुकम्मल होगा, और हो सकता है ये पूरा जनवरी गुजर जाए इसके अंदर। जब जनवरी गुजर गया, अगली बात मेरे से ले ले, मैं फिर आगे बाकी तरफ आता हूँ। एक तो ये ज़हन में निकाल लें अब कि इलेक्शन असेंबली अब तहलील नहीं हो, और ये मामला अब आपको इलेक्शन आपको मिलना है मार्च 2024 में, 2023 नहीं कह रहा मैं, मार्च 2024। और मैं टेक्निकली पहले आपको समझा दूं, 12 अगस्त को ये गालिबन असेंबलियां जो है ना वो तहलील होनी है। फर्ज करें 12 और आगे 12 अगस्त 2023 को, जी बिल्कुल, आगे असेंबलियां बढ़ाने का एक साल बढ़ाने का इख्तियार मौजूद है, आप बढ़ा भी सकते। चले फर्ज करें नहीं भी बढ़ाई आपने, क्या नहीं भी बढ़ाई, कैसे बढ़ा लेंगे उससे? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा, आईन इजाजत देता है, आईन इजाजत देता है, एक रेजोल्यूशन पास कर रही है नेशनल असेंबली ने, दैट्स ऑल। अच्छा अजहर साहब, अब एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, आप तो अब लॉ तो हमसे तो बहुत ढेर आगे ज्यादा समझते हैं आप, चूंकि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, आप सियासी विजडम भी रखते हैं। मुझे एक बात समझाएं, मुझे नहीं समझ आ रही और बड़े सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर की डेट क्यों दी थी? ये एक हफ्ता बीच में दिया क्यों था? ये मामला ना दिया होता, उसी दिन कह देते कि ये है एडवाइस, और ये परवेज इलाही साहब साथ बैठे हैं, भिजवा दिए गवर्नर को, अभी तो ना अदालत में मामला जाता, ना इतना डिले होता। खान साहब ने खुद इतना टाइम क्यों दिया? और फिर आप जो कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ अब असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, आप तो कह रहे हैं कि अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन नहीं होना। देखिए, पहली तो बात मैं आपके सामने वो मैं क्लोज करता हूं अपनी बात को, और वो सिर्फ एक चीज करके कि 12 अगस्त आखिरी डेट है नेशनल असेंबली की। फर्ज करें असेंबलियां अपने टाइम पे इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया, आगे दिसंबर और जनवरी में बर्फ पड़ती है, वहां तो इलेक्शन होना ही नहीं है, साफ सी बात है। ये तो जेल में रख लें कि कैलकुलेशन में फरवरी तक या मार्च तक जाकर भी इलेक्शन आपको नजर आएंगे। आप आ जाए अगली बात की तरफ। पहले मैं आपका वो बात कर दूं, हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन पे अमल दरामद रोक दे। आइन में आर्टिकल 130 बड़ा क्लियर है कि जिसमें वजीर आला को इख्तियार देता है कि वो असेंबलियां किसी वक्त भी चाहे, और ये काम असेंबलियों का है। जैसे गवर्नर ने बैठकर डी नोटिफाई किया, गवर्नर कहाँ से जमहूरी अमल का एक नुमाइंदा आ गया? गवर्नर तो जमहूरी अमल का नुमाइंदा ही नहीं है। ये तो असेंबलियों ने फैसला करना था वोट के जरिए कि वो अदम एतमाद मंजूर करनी है या नहीं करनी, एतमाद मंजूर करनी है या नहीं करनी। वो टेक्निकली कैलकुलेटेड मूव जहां कहीं भी है। मैंने तो जो ये फैसला हो रहा है, मैंने तो 5-6 घंटे पहले कह दिया था, मेरा ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लें, बिल्कुल मैंने 6 घंटे पहले ये आपको बता दिया। और उसकी वजह जरा समझिएगा कि ये जमहूरियत को बहुत बड़ी शिकस्त है। हम समझे ना जमहूरियत की, ये जमहूरियत की इतनी बड़ी शिकस्त है। अदालत कह रही है कि हम बैलेंस करना, भी क्या बैलेंस करना है? आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, आपको इसमें छोड़ दें। तहरीके एतमाद की हद तक बात है, तहरीके एतमाद में बदनीति है। अब वो वाला सवाल भी एक तरफ रह गया कि क्या हालात ऐसे थे आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत आप मुतमईन थे कि आपके पास मेजोरिटी खत्म हो गई है, इनके पास कोई एमपीए ने इस्तीफे दे दिया या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, वो भी आपके सामने मौजूद है कि वो भी ऐसी कोई रीजन था ही नहीं है। अब एक बैठ के हाँ तोता मैना की कहानी है, सोनी महिवाल का वो लिख के आपने अपने ऑर्डर के अंदर गवर्नर ने कहा कि जनाब एक वजीर इस्तीफा दे दिया, वजीर ने इस्तीफा, उसका क्या ताल्लुक है? वो पॉलिटिकल एक सवाल है और पॉलिटिकली रहने दे। लेकिन आप उन इख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल करें, और ये गालिबन डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के फैसले
मैंने डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखे हैं। ताहिर मलिक साहब ने तो एक वक्त गुजारा है और कई दफा मुझे इनकी बातों पे इख्तलाफ होता था, लेकिन मैं आज एक आपके प्रोग्राम में मैं एडमिट करता हूँ कि इनकी कई बातों में सच्चाई होती थी। तो क्या वजह था, इन्होंने पॉलिटिकली कई चीजों को देखा था। हम शायद खुशफहमी में थे, हम बदलते हुए पाकिस्तान को हम सबके साथ हुआ है वैसे। सही अच्छा अजहर साहब, मैं फिर अजहर साहब थोड़ा सा मैं आपके लिए फिर मुश्किल पैदा करना चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपका माशाल्लाह पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है। 80 जलसे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा खान का, और मेरी राय में ही इज़ सर्टनली द मोस्ट पॉपुलर मैन पॉलिटिकली इन पाकिस्तान। जान की कातराना हमला शामिल है, 2 लॉन्ग मार्च हैं, और उसके बाद इतनी स्ट्रगल के बाद आप एक असेंबली नहीं तोड़ सके। खान क्या पॉलिटिकली सूझबूझ नहीं है कि या जिस निज़ाम को नहीं समझता, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे खान को? अप्रैल से जो स्ट्रगल है, एक चीज़ भी मुझे नज़र नहीं आई, ना फेडरल हुकूमत गई, ना इलेक्शन हुए, ना असेंबली टूटे। वेयर ही इज़ रॉन्ग? अच्छा, मैं असल में बात है कि इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा शायद नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान में ये पावर पॉलिटिक्स के बगैर नहीं। मिसाल के तौर पर मैं तो नेशनल असेंबली के जो इस्तीफे दिए उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल सका। आपने अपोजिशन लीडर आपके हाथ से किया, आपके मेंबर के जो कमीशन के हवाले से है वो सारा आपके हाथ से चला जाएगा। इसी तरह अपना जो चेयरमैन नैब है वो आपके हाथ से निकल गया। इसी तरह यहाँ भी देखें, यहाँ उनके जो मुझे पता है, जो मुझे अंदाजा है कि उन्होंने 17 से 23 तक की डेट देने का मकसद था कि ये ना कि रातों रात असेंबलियां तहलील कर दी, उन्हें मौका पूरा दिया कि आप बैठ के देख लें। अब उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो भाई चला, वो भी गॉड फादर या सिजिल माफिया, उन्होंने तो रिवायती सियासत से चलना है। सियासत तो ये होती है यार, यहाँ सेकंडों की सियासत ये तोल के नहीं होती है कि आप कह रहे जनाब मैं 10 दिन तक का ये बात कर रहा हूँ, भाई वो तो बताना ही नहीं है आपने तो अपना इधर बताना नहीं, आपने तो फैसला कर देना है पॉलिटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। जहां वो इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, वो मेरा और आपका एक ख्वाब रहेगा, और लगता है वो ख्वाब रहना है। सिर्फ इस वजह से उन्होंने ये मौका दिया, लेकिन अब क्या हो गया? अच्छा, मैं थोड़ी सी बात उनको पता होना चाहिए था। मुझे आपसे याद, आप इसी शो में जब आए थे तो आपने एक दफ़ा कहा था कि ये दिसंबर इज़ दी की, अगर दिसंबर में असेंबली नहीं टूटेंगी उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने रमज़ान की बात की। याद है मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब आप निगरान बनाने जाएंगे तो ये इतना निगरान में उलझा देंगे कि ये केस लड़ाई झगड़े पे सारा टाइम निकल जाएगा। तो हम दोनों सही साबित हुए हैं। तो ये खान को क्यों नहीं ये समझ आ रही कि इन लोगों से किस तरह डील करना है? बात मैं देखना, मैं ये तो फैसला खान ने अपने तक देखना है, हमने तो बात वो करनी है, हमने तो कैलकुलेटेड बात की है। मैं आज भी इस बात में कायम हूँ। दिसंबर गुजर गया आपसे, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो अब अगले साल पे आप किस तरह चले गए? ये आपने तो नहीं है कि हमारी दिमाग को हिला दिया कि इलेक्शन 1 साल आगे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं तो आपको, अगर आप 1 साल आगे ना भी जाएं, मैं वो कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। आप 1 साल फर्ज करें असेंबलियां ना, अगर आप 1 साल आगे लेके जाएं तो वो तो फिर चले जाएंगे अगस्त 2024 में। मैं तो वो 1 साल को आगे को छोड़े बगैर मैं बात कर रहा हूँ कि असेंबलियां तहलील करनी है इन्होंने 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को तहलील करते हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। अब 90 दिन के जब आप इलेक्शन कराने जाएंगे, अक्टूबर देखे ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सर्दियां शुरू हो जानी है और कई इलाकों में इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नवंबर दिसंबर। अजहर साहब एक कमेंट छोटा सा ये कर दें, कल फरूख हबीब साहब ये कह रहे थे, ये सेम क्वेश्चन मैंने उनसे भी पूछा, उनका ये कहना था कि ये इस वजह से एक हफ्ता हमने दिया, हो सकता है किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त होगी। आपका कमेंट इस पे क्या है कि ताकि बहुत सारे ऐसे किरदार जिनका ये कहना है कि अब हमारा कोई किरदार नहीं होता, वो भी जरा थोड़े से एक दफा फिर समझ आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, मामला मुल्क में चल क्या रहा है, किरदार अभी तक कायम है बहुत सारी जगहों के जिनका दावा है कि हम अब न्यूट्रल हैं। आप अग्री करते हैं इस फरूख हबीब साहब की बात से? मैं देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ कि इत्तेहादियों ने भी सही रोल नहीं प्ले किया। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यहाँ अगर देखिए, मेरी बात सुनिएगा, अपना 10 सीटें लेकर आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आप वज़ीर आला बैठे हुए हैं, भाई और क्या चाहिए आपको? अब 10 सीटों के अपनी एक पूरा साल अब इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में पता नहीं आपके हालात क्या बनते हैं, आप दोबारा वज़ीर आला कैसे बन सकती है? ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो वज़ीर आला है, और ये जितने इलेक्शन लेट होंगे आप वज़ीर आला तो आप रहेंगे। तो हो सकता है कि किसी ना किसी जगह ये अंडरटेकिंग हुई हो, कोई आपस में सलाह मशवरा हो कि इलेक्शन, मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी है, उस इन्फॉर्मेशन को सामने रख के बैठ के कह रहा हूँ कि इलेक्शन 2023 में मुझे
जब ये मामला चल रहा था मैंने ट्वीट किए हुए हैं, मेरे ट्वीट देख ले, मैंने आपको बता दिया था कि ये होने जा रहा है। सिद्दीक साहब, आपको ये लग रहा है कि जो बातें, जो साजिशी मफरूजे जो हम सुनते थे कि ये प्लान है, यूं चलेगा यूं चलेगा यूं चलेगा, ये आखिरी उसी की बात कर रहे हैं, बाकी तो सारे पूरे हो रहे हैं, इसमें फिर ये भी साथ पूरा होता नजर आ रहा है। साथ ही इससे जोड़ लेते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ लीगल क्वेश्चन कि ये तो अदालत ने कह दिया कि गवर्नर ने जो डी नोटिफाई किया है वो सीएम को वापस हो गया, तो जो गवर्नर ने ये कहा था कि आप एतमाद का वोट लें, उसकी अब लीगल पोजीशन क्या है इस वक्त? अच्छा, एक ब्रेक लेनी है मैंने। अजहर साहब, बड़ी माजरत, ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अजहर सिद्दीक साहब से इसका जवाब लेते हैं कि एतमाद के वोट का क्या, उसकी क्या पोजीशन होगी लीगल, और दूसरी तरफ ये भी कि अजहर सिद्दीक साहब से पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम है ये कितने दिन का था उस, और इतनी लंबी तारीख क्यों दी कि ये 11 जनवरी किस ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। कुछ सवाल हम छोड़ के गए थे, वो पूछते हैं अजहर सिद्दीक साहब से, लेकिन हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अजहर साहब, उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। बंदे जो पार्लिमानी पार्टी है उसके लीडर परवेज इलाही साहब हैं, तमाम लोग उनके साथ हैं, लेकिन चौधरी ये शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात के पास पहुंच जाते हैं, आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास पहुंच जाते हैं, क्या गिदड़ सिंह अब तक उनके पास, ये बात करते हैं मोइन अजहर साहब से। लेकिन उससे पहले जो सवाल छोड़ के गए थे अजहर सिद्दीक साहब, एक वो ताहिर मलिक साहब का सवाल था, साथ सिर्फ ये डाल लीजिएगा 11 जनवरी तक इतनी लंबी डेट देने की क्या जरूरत थी, और ये बैलेंस क्यों करना है अदालत ने? वो कहते हैं जी हमने, हमारा काम बैलेंस करना है, या आइन और कानून को अपहोल्ड करें, सिंपल सी बात है, बैलेंस करने की क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, मैं जरा फर्क बताने लगा हूँ। आपको याद है नो कॉन्फिडेंस मूव कासिम सूरी जी अपना 3 अप्रैल से समाअत शुरू हुई, हाँ जी, और 7 अप्रैल तक फैसला आ गया, डे टू डे हियरिंग चली। और यहाँ मान लिया छुट्टियां हैं, लेकिन आप छुट्टियों में सुने इस केस को, डे टू डे डिसाइड करें, ये क्यों है? ये करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल लगा हुआ है उसके साथ, उनकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा खैर चलें, यहाँ ये नहीं है। और मैंने किसी से मुझसे पूछा तो मैंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया, मैंने कहा अगर आप डे टू डे हियरिंग की बात करेंगे तो आपको रूम मिलना है। अगर आप ये अंडरटेकिंग दी भी थी तो डे टू डे हियरिंग करें, आज कल 2-4 दिन 5 दिन में खत्म करें, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर एक मिनट, मुझे कर लेना, सवाल तो वहीं का वहीं है। अजहर साहब, मेरा आपसे सिंपल सवाल है कि जो गवर्नर ने ये कहा था कि आप वोट लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी इस वक्त क्या लीगल पोजीशन है? बस आसान सा जवाब दे दें। वो ये देखिए जी, वो एतमाद का वोट अपनी जगह पड़ा है, एतमाद का वोट इन्हें लेना पड़ेगा, और ये 11 से पहले लेना पड़ेगा, और वो ऑर्डर जैसे के केस के अंदर को 10 दिन का टाइम आया था, वो हो सकता है 8 दिन का या 10 दिन का कोई ना कोई टाइम होगा जो ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो काम खत्म हो गया, नहीं, वो तो अपनी जगह पे है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने नंबर्स अब यहाँ पे हुकूमत को पूरे करने पड़ेंगे 186, उसके हवाले से मोइन अजहर साहब के पास खबर है। मोइन साहब क्यों मिल रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब को, साबिक सदर और वजीर आजम जा के, और ये जो 6 लोगों का आ रहा है PMLQ के 6 लोग, इधर भी राब्ते में उधर भी राब्ते में, खबरें क्या है? अजीत, सिलसिले में जो आज वज़ीर साहब गए थे, मैंने उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के जो शुजात साहब के करीबी ज़राए से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब से ये दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। मैंने उससे कहा जब पार्लिमानी कमेटी मौजूद है तो चौधरी शुजात साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम अभी कुछ अर्सा पहले चौधरी शुजात साहब को जो है PMLQ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रिमूव कर दिया हुआ है, वो केस भी इलेक्शन कमीशन पे पेंडिंग है। तो ऐसे मौके पे जिसका भी फैसला नहीं हुआ तो वो कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग PMLQ के जो राब्ते में है चौधरी शुजात साहब के साथ, मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब उनके जरिए बाकी लोगों को मिला के मुस्लिम लीग नून और PDM के साथ उनको वोट देने से रोक दें। चौधरी शुजात साहब के कहने पे वो लोग परवेज इलाही को वोट देने से इनहराफ कर लें, वोट देने से रुक जाएं, या उनके कहने पे वो वोट दे दें जाके मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को। मगर अभी तक जिसे कहते हैं, जो मेरी अपनी जाती इतलात हैं, जो मुस्लिम लीग काफ के जितने भी MPs हैं, उनका ज्यादातर जिसे कहते हैं झुकाव वो चौधरी परवेज इलाही और मोना सराई की तरफ है। मगर सियासत में कोई हल्फे आखिर नहीं हो सकता, किसी वक्त भी कुछ भी मुमकिन है जी। तो वो इस वजह से यहाँ से वो सारा चल रहा है। अब आप सर, वो आप अजहर सिद्दीक साहब से जो आप सवाल वो आपका हो गया ना कि मतलब अभी तो वो मामला रहता है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे अगर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, जो अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं,
और वहां पे अब वो बंदे पूरे करने पड़ेंगे। उनमें से कम वो बाकी तो अभी तो 6 और की बात चल रही है PMLQ के, तो लेकिन ये जो 2 खवातीन है इनको तो किसी ना किसी तरह से इनमें से एक की तो कम से कम हम लाजिम जरूरत है। कानून की बात नहीं ना कर रहा, मैं तो एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मुझे फिर ये लगा आसान जुबान में कि जो गवर्नर चाह रहा था वो हो गया। Am I right? जी ऐसे मैं कानून की तो बात कर ही नहीं, मेरी बात क्या साहब ने बताया, मैं जो कह रहे हैं मतलब ये इतनी लंबी तारीख दे दी है उन्होंने, पॉइंट वही हो गया ना, 2 चीजें साबित हो गई। आज आपके लीडर ने कहा था, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, जो अच्छा या बुरा मेरा इख्तलाफ अपनी जगह। खान साहब ने कहा था कि 23 को असेंबलियाँ टूट रही हैं, पिछले हफ्ता कहा था, वो आज नहीं टूटी। वो बंदा जो कह रहा था कि जी 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ, ये आपका मेरा हक है, आज उसने लिख के भी दे दिया। तो वो जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं, क्यों अपना अजहर मोइन आप समझते हैं कि ये नंबर्स पूरे कर लेंगे? ये 186 का मैजिक फिगर है, आपकी क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? जी आज सारा दिन कुछ 2-3 दिन से ना हम सारे इन्हीं मामलात को कवर करते रहे हैं। कुछ पार्टीज के में मुस्लिम लीग नून, PMLQ के कुछ लीडर्स ऐसे हैं, वो हंस रहे थे कि ये सब कुछ नूरा कुश्ती है जो खान साहब की तरफ से ये उनकी राय थी। इसमें अच्छा। कोई हकीकत का अगर कहें तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो कहते थे यार सारी नूरा कुश्ती है, अल्टीमेटली जो है वो अदालत में जाके ये बात तय हो जाएगी कि असेंबली नहीं तोड़ी जा सकती या उसको तहरीर नहीं किया जा सकता। मगर ये अफवाहें, जिस तरह बाकी अफवाहें हैं, ये अफवाहें भी इस किस्म की भी मुख्तलिफ लीडर से हमें मिलती रही हैं। मगर चूंकि सिस्टम के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो उनमें आपको किसी वक्त ये पता नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। कई दफ़ा हम भी इतने ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, वो अचानक से हमें लगता है कि ये मुमकिन कैसे हो गई। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वही मामला, वही मोइन साहब भी वही बात कर रहे हैं ना। अच्छा मोइन से मैं एक और सवाल भी करना चाहता हूं। मोइन साहब देखें, अदालत का जो रोल है वो तो आपके सामने ही है। मोइन हमारे साथ है। जी हमारे साथ ही। अच्छा एक और इससे क्वेश्चन बन रहा है कि ये किस तरह हमारे पॉलिटिशियन को पता चल जाता है कि आज आपने जो अदम एतमाद की करारदाद आप सुबह ही वापस ले रहे हैं। मैं कोई अदालत पे मुदाखलत नहीं कर रहा, मगर ऐसे लग रहा है जैसे उनके पास कोई जादू है, उनको पता है कि शाम को क्या फैसला होना है। मैं ये कहाँ का जादू तो है सर उनके पास। नहीं जादू किस तरह हो गया यार, वो तो अदालत ने फैसला किया रात को, उन्होंने पहले अदम एतमाद वापस ले लिया। पास जादू आपको पता ही नहीं है? नहीं उनके साथ जादूगर है। नहीं जादूगर की बात नहीं, रात भी को कर सकते मतलब ये भी तो यार क्वेश्चन है ना। उन्होंने किस पॉइंट से मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने पहले ही जी हम अपनी करारदाद वापस लेते हैं। अच्छा उसकी वजह ये भी है ना क्योंकि डीनोटिफाई कर दिया हुआ था और दूसरी तरफ उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने वापस ले ली है। अदम एतमाद की तारीख सिर्फ इस वजह से दी थी कि आप असेंबलियां तहलील ना कर सकें। वो जब गारंटी उनको कोर्ट से मिल गई। अजहर सिद्दीक साहब साथ हैं हमारे। अजहर नहीं, मैं अपने मोइन अजहर से भी क्वेश्चन करूं। अब यार आप माशाल्लाह, मैं क्योंकि हम दोस्त हैं, हम जानता हूं आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, सेक्रेटरीट आप ब्यूरोक्रेसी को करते हैं। ये ऐसा कौन सा निज़ाम है कि हमारा गवर्नर साहब को 7 बजे 8 बजे, ये रात को 2 बजे क्यों नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ गई चीफ सेक्रेटरी साहब को? सही बात। ये मतलब वो कोई फजर की नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे क्या? मतलब ताजद के लिए उठे हो शायद आप कोई, क्या उसकी क्या वजह हो सकती है? जी मैं मिसाल के लिए ना आपको और नाजरीन को एक दिलचस्प सूरत बता देता हूँ जो आइंदा फरवरी में आपको मटीरियल होती नजर आएगी। इस वक्त कस्टम ग्रुप की तकरीबन 2 पोस्टें जो हैं वो ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट होने, फरवरी में सिलेक्शन बोर्ड होना है। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की वाइफ जो है वो 8वें नंबर पे हैं। ठीक, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है इस वक्त उसमें उनके कागजात तैयार हुए हैं। अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पे उनका केस पेश उसमें नहीं सिलेक्शन बोर्ड में हो सकता। मगर जो मुझे नवीद खबरें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मिल रही हैं कि शायद 1-2 बंदे सुपरसीड होके उनको 21 में प्रमोशन दे दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो बेगम साहिबा हैं उनको मोइन साहब बता रहे हैं कि एक आउट ऑफ टर्न सो टू स्पीक और एक फेवर के तौर पे प्रमोशन मिल जाएगी। अच्छा क्या ऐसा किया होगा उन्होंने? फेवर कहां से? जी अभी को फेवर है ना सर, फैसला नहीं हुआ। फेवर है वो सीनियरिटी के अंदर फैसला नहीं हुआ। वो खबर दे रहे हैं कि केस प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि उनको भी खेती प्रमोट करते हो ना कि ऐसी खिदमत में। नहीं अकबर, पाकिस्तान एक सिविलाइजेशन है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। आप एक सरकारी जो पोजीशन पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा एक इंडिपेंडेंट बंदा है, आप इंडायरेक्टली उनको मतलब एक खबर दे रहे हैं मोइन अजहर साहब। और बात बड़ी सिंपल सी है, वो देखें सिलेक्शन। अच्छा आपका मतलब ये नहीं होगा? नहीं यार, इसमें अकल नहीं मान रही। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं होता ही नहीं। वजह ये है ना, इसी वजह से क्योंकि हम इतना कानून के मुताबिक चलते हैं तो वो बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर भैया हम तो असेंबली कानून के मुताबिक चलाते हैं। असेंबली हम अपनी
अपनी अदालत में ले जाते हैं, तो आप ये किस तरह कर सकते हैं कि एक 20वें स्केल का बंदा जो मेरा भाई बता रहा है कि वो अहल नहीं है, 8वां नंबर है, आप उसको पहले नंबर पे ले, ये किस तरह हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करनी है कि अहम किरदार जो है उनका वजन इस सब मामले के अंदर कहां पर है। एक और चीज़ जो हमने शुरू में प्रोग्राम में बात की थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ है दहशतगर्दी की, ये बड़ी तशवीश की बात है कि खुदकुश हमला आवर इस्लामाबाद के हार्ट में पहुंच चुका था। इस मामले में बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, इस पर ब्रेक में हम एक डिस्कशन कर रहे थे मैं और ताहिर मलिक साहब, वो ये कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत सारे राइट्स हैं और इसी का क्रेडिट लेती है बाकायदा PMLN और पीपल्स पार्टी के जनाब हमने ये इख्तियारात दिए हैं और इस वक्त जो उनका किरदार है वो इसके बिल्कुल मुनाफी है। वो अपने लिए हो तो बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे पंजाब के अंदर मामला क्या चल रहा है, अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी पे फटा डाल के बैठ गई वफाकी हुकूमत। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपने एक अपना अफसर सेलेक्ट करना है सूबे का चीफ सेक्रेटरी, मसला कोई नहीं था, लेकिन वो नवंबर के अंदर IG के ऊपर फटा डाल के बैठ गए। सो मच सो मलिक साहब, यहाँ पे लाहौर के अंदर लिंक रोड पे ऊपर ना एक प्लाजा गिर रहा था जी। वो अता तारड़ साहब जो है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, वो उस पर काफ़ी ट्वीट्स करते रहे कि ये जी विक्टिमाइजेशन की जा रही है कि पॉलिटिकल उसकी बुनियाद के ऊपर ना ये किसी का प्लाजा गिरा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वहां से उन्होंने ऑन कर दी कि जनाब हम जो अफसर यहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी ऑपरेशन करने गया, जो कि ये कह रहे थे इंक्रोचमेंट है, हम जी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से उस पर करवा देंगे, उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। डरा दिया उसको पकड़ के। मतलब एक सूबे के मामला हैं उसके अंदर वो बीच में घुसे में, और ये गवर्नर वाला मामला फिर उसके साथ बड़ी गवर्नर वज़ीर आला को कह रहा है कि जनाब तुम वज़ीर आला नहीं हो, चलो साइड पे। मैं जितने भी एक न्यूट्रल मैंने जो देखे हैं ना एनालिस्ट, सब ने एक बात की थी कि सदर जरदारी की मैं बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की, अगर पॉलिटिकल कोई कंट्रीब्यूशन है वो 18वीं तरमीम है, ये उसके बानी है, ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने पाकिस्तान में, मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि वाकई ये कंट्रीब्यूशन ये की थी कि सूबे बैलेंस हो जाए। नहीं, क्योंकि आपको शायद अंदाजा नहीं, इससे पहले एक बड़ा क्रिटिसिज्म था जी पंजाब बहुत बड़ा है, तो क्रिटिसिज्म था, ठीक है। तो मैं हैरान हूँ कि यार आप अपनी स्पिरिट जो आपने 18वीं तरमीम लेके आए, आप उसको तबाह कर रहे हैं, एक एक अफसर पे आप लड़ रहे हैं। और ये देखिए उससे बड़ी ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आपने इमरान खान से लड़ना है, PTI से लड़ना है, लड़े, मैं आपको नहीं रोकता, यार आप अदालतों में लड़ेंगे, आप वोट की इतनी तौहीन करेंगे। मतलब मैं अभी तक ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सका कि मेरा आइन ने ये कहा है कि अल्लाह के बाद सबसे ताकतवर कौन है, वोट है, जिसने आपकी हुकूमत बनानी है। ये राइट मेरा था, मेरे वोट से आपको राइट मिला कि आप असेंबली तोड़ें या ना तोड़ें। मैं तो इन्हें अदालत नहीं कर रहा, आप अदालत से पूछ रहे हैं। मलिक साहब, अच्छा वो आप जब आपने बात स्टार्ट की ना, आपने बात ही न्यूट्रल से स्टार्ट की, मुझे लगा कुछ और कहने लगे। नहीं, मैं कह देता हूँ, मैं देखिए, हाँ ये बताएं सर, वजन कहाँ पे है, आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, या उन्होंने वजन उठा लिया? मैं चीज़ें किस तरह देखता हूँ, मुझे जिस दिन ये पता लगा ना कि नजम सेठी को लगा दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, तो मुझे ये समझ आ गई कि इनको ये पता है कि न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है। अब हम ना डंडा सोटा चला सकते हैं। एक लफ्ज़ आपने बड़ा सुना होगा, रियासती मशीनरी। हमारे जो जब इनको ये पता लग गया कि जो न्यूट्रल है, अब हम जो करेंगे। नहीं, आप न्यूट्रल समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो यही समझ रहा हूँ, क्योंकि नहीं आपको नजर भी यही आ रहा है। यार देखिए ना, पावर इमरान खान नहीं मान रहा असल में। मुझे भी नहीं पता। मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, लगे आप कहेंगे कितनी इनरेलेवेंट बात कर रहे हैं। अप्रैल के बाद नजम सेठी को आप कब लगा रहे हैं? 6 महीने के बाद। 6 महीने आप कंफ्यूज है कि न्यूट्रल क्या चाहते हैं, न्यूट्रल क्या चाहते हैं, उन्होंने सर रहन देना कि नहीं रहन देना। ये कोई रात को ख्वाबशाह भैया को पता लगा। देखिए सेठी साहब ने पॉइंट समझे मेरा, मुझे तो बड़ा खुशी हुई सेठी साहब का जो पहला बयान था ना, अभी चेयरमैन PCB वो जब वहां पे गए हैं चार्ज लेने के लिए, तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम कम। अच्छा, वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे एक बहुत पुराने मायानाज साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, बड़ा खूबसूरत उनका एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वो साउंड। एक और चीज मैं कहूँगा यार, मैं हैरान हूँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है। मैं नाम नहीं लेता, जितना मुनासिब नहीं लेता यार। यहाँ पे ट्वीट बड़े बड़े लोगों ने लिखे हैं कि ये इमरान खान पे अब ना एक अटैक होने लगा है, आप भूल जाए जो उसके साथ होने लगा है। यार रियासतें इस तरह चलती हैं, आप पॉलिटिक्स इस तरह करते हैं कि मैं आपको 5 बड़े बड़े नाम गिना सकता हूं जिनको पास सारे प्लान का पता है, और ऐसे लगता है किसी ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, किसी ने लिखा है कि एक वो कहेगा जी। मैं इसमें यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको थोड़ा सा याद करा दूं, नजम सेठी साहब की। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले तक जब तक वो सहाफ़ी थे, दोबारा जब सहाफ़ी बने थे, अब दोबारा वो PCB के चेयरमैन बन गए ना, जब वो दोबारा भी सहाफ़ी बने हुए थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले बबांगे दोहल कहा है कि जो बोलेगा किसी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उसकी गंदी नंगी ऑडियोज और वीडियोज अब रिलीज होंगी और बच के रहो सारे के सारे। ये किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं सेठी साहब? उस पर कोई नहीं किसी को पूछता है। नहीं तो वो
वो वही बात है ना कि हर चीज़ हमने कंफ्यूज कर दी है। वैसे भी देखें दुनिया में जो मैंने जर्नलिज्म देखा है ना, दुनिया में जो लोग जर्नलिज्म से सियासत में जाते हैं ना, हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। वो कहते हैं कि यार हमने एक मलिक साहब, जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि हमने बात करनी थी इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया है। सर ये फरमाइएगा कि तशवीश की बात तो है, बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पर अमन कायम हुआ था, इस्लामाबाद तक एक खुदकुश हमलावर का पहुंच जाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो अटैक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन क्या समझते हैं आप आगे? इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल या फिर कुछ परेशानी की तशवीश की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक तो हमें पता है कि टीटीपी जब उन्होंने कहा कि हम अपनी ये जो उन्होंने फायरबंदी रखी हुई थी उसको खत्म कर रहे हैं, तो उसके बाद से उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाइयां तो दिखानी थी। और जिस वक्त पे हमने इनसे बातचीत वगैरह का सिलसिला खोले रखा, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते रहे, इन्फिल्ट्रेट करते रहे, और इस तरह वो दाएं बाएं मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। और इतना उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया हुआ कि अब वो कुछ स्लीपर सेल्स वगैरह है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक्टिव हो गए जगहों पे, क्योंकि वरना तो इतनी जल्दी ये एक्शन हो नहीं सकते। इधर उन्होंने अपनी ये फायरबंदी कैंसिल की और साथ ही आपने देखा कि शुरू हो गया काम। तो वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता जब तक कि वो प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। उन्होंने प्लेसिंग वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अब हम आपसे जो सीज फायर थी वो खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग मिसप्लेस थी कि हम समझ रहे थे कि हम टाइम बाय कर रहे हैं, असल में उन्होंने उस टाइम का फायदा उठाया। नहीं, उन्होंने टाइम बाय किया। हमारा तो फोकस ही कहीं और है ना। वो तो हमारी जो प्रॉब्लम है, अब आप देखें ना कि इस्लामाबाद की पुलिस वगैरह जो है, ये इनको चक्कर चढ़ा हुआ है। पहले तो ये कि लोग वो हैं जिनको लेके आए हैं आईजी वगैरह, वो मेरा ख्याल है वैसे ही वो इस काम के लिए मेरा ख्याल के फिट लोग हैं। वो उनके अपनी प्रायोरिटीज हैं। वो वजीर आजम को इन लोगों को खुश कर करके तो उन्होंने अपनी नौकरियां बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से वो इनको जनरल साहब माजरत के साथ इस्लामाबाद पुलिस का क्या लेना देना हुजूर, बेचारे चलें ठीक है, वो अपना उनकी पॉलिटिकल दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। पुलिस एक है, बाकी सिक्योरिटी चेक पोस्ट वगैरह ये सारी चीजें अगर आप इनको देखें, और उसके साथ साथ फिर आपकी इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारा निजाम जो है ये अभी किसी और खाते में काम कर रहा है, किसी और तरफ लगा हुआ है। जब फोकस हट जाता है एक चीज पे तो वो खतरा तो फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और लाजमन आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज जनरल साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हमारे दुनिया में ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान को है, सबसे बड़ी सरहद मिलती है और पूरा एक बरादराना भी एक रिश्ता है, इस्लामी रिश्ता भी है। जब ये तालिबान की कामयाबी हुई तो हमें तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिलाया गया था कि ये हमारी वेस्ट की जो सरहद है वो महफूज हो गई और सब चीज़ें बड़ी से हैं। तो हमारी असेसमेंट गलत थी या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी हमें? जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन तालिबान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन तस्लीम नहीं, किसी ने भी नहीं की कभी भी। 75 सालों में जो भी घूमते आते नहीं वहाँ पे, और उसकी वजह से ये जो फेंस का लगाना है, ये लोअर लेवल पे लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, और वो नेचुरली उनके ऊपर कोई इतना इनका कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। तो अपने तालिबान जो बॉर्डर पे रखे हैं, उसकी वजह ये है कि ये रेगुलर है, ये कोई रेगुलर फोर्स नहीं है। इन लोगों को ये लश्कर थे जिनको उन्होंने उठा के तो अभी आर्मी की शक्ल दे दी। जो ट्रेंड आर्मी थी, डिसिप्लिन थी, वो तो भाग आ गई, वेपन शपन ले गए तो उधर चले गए और वो दहशत गर्दों को बेच रहे हैं। तो अफगान तालिबान के उनका भी अपना बड़ा मसला। देखें, वहां पे दाइश जो है वो बड़ी एक्टिव है, और अगर वो पीटीपी के खिलाफ एक्शन करते हैं तो उनको इस बात का भी खदशा है कि ये लोग जाके दाइश में न शामिल हो जाए। उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो भी ऐसी नहीं है कि वो कोई फुल प्रूफ है, और वो बड़े खराबी वहां पे हुई जब इन्होंने आम माफी दी लोगों को। तो वो जो पुराने नेटवर्क थे वो सारे वहां मौजूद थे, वेपन भी वहां रहे, जो फौज उनकी डिसइंटीग्रेट हुई। बिल्कुल ठीक है, उसमें तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज मौजूद है जनरल साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा और इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि ये किसका ख्याल था कि ये हमें इनके साथ कोई ट्रूस करना चाहिए या इनके साथ कोई पीस डील करनी चाहिए और वो कामयाब भी हो सकती है? अफगानी जो है ना, देखें, अफगानियों ने अफगान तालिबान ने ये गारंटी दी हुई थी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये कि जब उनसे कहा कि भाई आपके सरजमीन पे टीटीपी बैठी हुई है, बस को निकालो, तो उन्होंने कहा जी कि हमने भी आम माफी दी है, आप भी उनसे बातचीत करें और कोई टर्म्स रख के तो माफी शाफी दे दें। अब उनके जो मुतालबात थे वो माने नहीं जा सकते। वो कहे जी फाटा को आप दोबारा वापस वो जो केपीके में दम किया उसको वापस फाटा बना दें,
फिर जो है फाटक का इलाका, इसमें आप हमारी बताई हुई शरीयत उसको नाफिज करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप मान नहीं सकते, यानी बिल्कुल मान नहीं सकते, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई कॉमन पेज नहीं आया। तालिबान को ये बताया गया कि भैया हम इनकी शराइत नहीं मान सकते ये इस तरह, लेकिन मसला वही है कि वो अफगान तालिबान के भी को बहुत कंट्रोल में नहीं है ये सूरत हाल वहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ जो रीजनल कंट्रीज हैं सबको खतरा है। चाइना के आप देखें वहाँ पे होटल के ऊपर उन्होंने अटैक किया, वहाँ पे दाइश तो नहीं थी बल्कि ईस्ट तुर्किस्तान वाले थे जिन्होंने हमला किया। जनरल साहब ऐसे उनके कंट्रोल में हैं तो सही, ये टीटीपी वाले ऐसी बात नहीं है। मैं ये जो तकरीबन $1 बिलियन की तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा हमने लगा के बॉर्डर सील किया है, तो आप समझते हैं ये जो सरहद हमने सील किया उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है? अब तो बाकायदा गोलाबारी उन्होंने किया, बंदर टेररिज्म भी आ गया, तो ये हमारी जो पॉलिसी थी ये इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं? उससे फर्क पड़ा, मगर उसकी मॉनिटरिंग ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। मॉनिटरिंग में मसलन इन्होंने किया ये हुआ है कि 2-3 किलोमीटर के ऊपर जाके तो फोर्ट बनाए गए हैं छोटे छोटे, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर का जो दरमियान में है जगह वो कहीं ना कहीं किसी वक्त पे वो इग्नोर हो जाती है, इस वजह से कि आप हर वक्त तो मौजूद नहीं वहाँ पे। फिर यहाँ बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई ना वो ये है कि जो बड़ा ये पिछले दिनों जो फ्लड का किस्सा है उसमें से बहुत सारी जो फेंस है वो उखड़ गई है वहां से और गिर गई है। 1800 किलोमीटर तवील इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे उसको मैन करना कोई आसान काम है तो नहीं, बिल्कुल भी। तो उसमें उस फेंस को भी अभी इरेक्ट कर दी, ये जो फायरिंग वगैरह के वाकया चमन साइड पे वो यही था कि फेंस को ठीक कर रहे थे, दोबारा इरेक्ट करने की कोशिश कर रहे तो उधर से तालिबान ने फायर कर दिया। वो तालिबान यही थे जो कि अफगान तालिबान है, लेकिन वो उनके अभी बॉर्डर गार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहां बने हुए हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपने उनकी निशानदेही की है जनरल साहब, ये काफी सारे मसले हैं। एक चीज लेकिन इंटेलिजेंस के हवाले से जो इंटेलिजेंस फेलियर ही था इस्लामाबाद में जो हुआ, और वो आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन इस वक्त गलत है इंटेलिजेंस की। जो इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे भी ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है इस्लामाबाद, ये इंटेलिजेंस का भी मसला है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो प्रिवेंट कर सकती है अगर उनको पहले से इंफॉर्मेशन हो। तो अगर सुसाइड बॉम्बर एक दफा घर से चल निकला है फिर वो कहीं भी एक्सप्लोड करे कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा वो। बिल्कुल ठीक। ये सारा कार्रवाई उससे पहले होती है, जब वो अपने घर में बैठा है तो आप पकड़ ले जाके, वो इंटेलिजेंस करती है। अब ये इंटेलिजेंस का किस्सा जो है ये मैं समझता हूँ कि उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने आप को। नेक्टा वो उसके नीचे हमने किया था, ये इंटेलिजेंस का सेटअप बनाया था जिसका DGISI जो है वो उसको हेड बनाया, उसको दोबारा एक्टिवेट करना चाहिए, उसको रीऑर्गेनाइज करें, अपना फोकस दुरुस्त करें, और जब जैसे खतरात बढ़ रहे हैं दे मस्ट रिएक्ट, उनको फौरी तौर पर अपना फोकस इधर करना चाहिए। जनरल साहब, अफगान हुकूमत को कोई मैसेज की कोई टोन की जरूरत है, सख्त टोन की, पाकिस्तान को बात समझाने के लिए? नहीं, उनके जो बयान था ना, मसलन उनका ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनका स्पोक्स पर्सन है, उसने अफसोस का भी इजहार किया कि जी ये वाकयात हुए हैं। उसने कहा है कि जी हम ताउन करने को तैयार हैं, आप कोऑर्डिनेट करें, हम करेंगे जो भी कर सकते हैं। तो फॉरेन ऑफिस ने इसी वजह से ये फैसला किया कि उनको दोबारा उनके साथ बातचीत ही की जाए कि अभी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए या TTP को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये चीज जो है ये दोबारा पाकिस्तान ने उनसे बातचीत शुरू की है, लेकिन असल चीज जो है जो प्रेशर उन पे मेरा ख्याल आया है वो है जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने जो कहा है वो है पाकिस्तान को वो अब भी शक्को शुबा की निगाह के देश में। मैं एक चीज आप बताऊं, अमेरिका बार बार शोर मचाता है हम जी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, हम एंटी टेरर में इनको ताबन कर। ये वो खतरनाक चीज है जिसके ऊपर तालिबान हमारे ऊपर कुछ भरोसा नहीं करेंगे कभी भी। वो ये कहेंगे कि जी अमरीकी मदद करने आए नहीं तो अमरीकियों को इन्होंने अड्डे दे देने यहाँ पे ड्रोन्स के लिए, तो वो तो अमेरिका के तो नहीं। बहुत बड़ा इशू है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। ताहिर मलिक साहब, एक उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि डायरेक्शन जो है ना, जो जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं, आंखें कहीं और इंटेलिजेंस ने रखी हुई हैं, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे होती तो ये चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं। और चीज़ हमारी हिली हुई है, हमारी असम्बली की जो आंखें होनी चाहिए वहाँ के मसाइल की तरफ होनी है, वो अदालतों में बैठे हैं। हमारी जो फेडरल हुकूमत है उसने इकॉनमी ठीक करनी है, वो लाहौर आके बैठ जाती है। जो पंजाब का जो हमारा मुतबादल जो कहता है मैंने CM बनना है, वो पाकिस्तान में नहीं है, हमजा। तो लड़ाई किसकी हो रही है? एक बंदा लंदन में बैठा है, इमरान खान अपना बनी गाला बैठा है, तो लड़ाई पंजाब असम्बली के दरमियान आमने सामने हुई है। वेयर इज़ द पीपल? मेरा तो क्वेश्चन है कि इस पूरे निज़ाम में पाकिस्तान की अवाम कहाँ है, वो आप मुझे बताएं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह।